गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है। सुबह वाली क्लास के बाद दोपहर वाली क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आओ बरखुरदार, क्या हालचाल, क्या कर रहे थे भाई हम कल? मेक पॉजिटिव वर्ब कर लिया। अच्छा जी, चलिए बंधु, थोड़ा सा बचा है बेटा। अब यूज ऑफ लेट आज हम पढ़ने वाले हैं। दिल ताम के बैठेगा मेहरबान कदरदान। हम डाल रहे हैं आज आपको यूज ऑफ लेट में। लेट का यूज बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही प्यार से इस यूज को करिएगा, ठीक है। देखो, लेट का मतलब क्या होता है बेटा? लेट होता है अलाउ करना, किसी को आज्ञा देना, किसी को परमिशन दे देना, ठीक है ना। किसी को परमिशन दे देना, आज्ञा दे देना, अलाउ कर देना। तो हमें लेट के साथ साथ अलाउ वर्ब को भी समझना है। दोनों वर्ब को मैं एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, एक होती है अलाउ वर्ब और एक होती है लेट वर्ब। सेम सेंस है, बट फर्क क्या होता है? जो अलाउ वर्ब होती है वो एक नॉर्मल यूज की तरह, एक नॉर्मल वर्ब की तरह यूज होती है। नॉर्मल यूज एक नॉर्मल वर्ब की तरह यूज होती है। जो लेट होती है बेटा वो एक कॉजेटिव वर्ब होती है। कॉजेटिव वर्ब होती है। अगर ये कॉजेटिव वर्ब होती है तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग वे से बात को बोलती है। ये स्ट्रॉन्ग वे से बात को बोलती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वे या डायरेक्ट वे से बात बोलती है। स्ट्रॉन्ग वे बोल दो या डायरेक्ट वे बोल दो, ज्यादा बढ़िया है। डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग में ये बात करती है। कैसे बात करती है बेटा? डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग में ये बात करती है, ठीक है। तो अलाउ है एक नॉर्मल यूज की तरह यूज होती है वर्ब, ठीक है। अलाउ वर्ब को अगर आप देखते हो तो लेट है जो बेटा एक पॉजिटिव वर्ब, एक डायरेक्ट वे में बात करने की कोशिश करती है। डायरेक्ट वे में बात करने की कोशिश करती है। ये नॉर्मल यूज है और बेटा जी ये है आपका पॉजिटिव यूज, जिसको आप डायरेक्ट वे में बात करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो नॉर्मल वे में बात करेगी, नॉर्मल यूज है तो नॉर्मल वे में बात करेगी। इसलिए क्या होता है बेटा, जब आप इसे डायरेक्ट वे में बात नहीं नॉर्मल वे में बात करते हो तो ये अपने साथ 2+ में फर्स्ट फॉर्म लेती है, ठीक है। नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जैसे बाकी वर्ब है बेटा, ये डायरेक्ट वे में बात करती है। जब ये डायरेक्ट वे में बात करती है तो ये अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेती है। ये अपने साथ 2+ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर ले पेपर में तो वो गलत होगा। मीनिंग दोनों का सेम है, सेंस दोनों की सेम है, इस बात को याद रखिएगा। चलो आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूं। मैं अगर ये कहूं वो उसे वहां जाने देगा, वो उसे वहां जाने देगा, मतलब वो उसे वहां जाने की परमिशन दे देगा, वो उसे वहां जाने देगा। तो अगर आप अलाउ से बनाओगे तो पता है क्या बोलोगे बेटा आप? ही विल अलाउ हर, ही विल अलाउ हर, हाँ, टू गो देयर। ही विल अलाउ हर टू गो देयर। दिख गया डिफरेंस? तो आपने क्या किया, जब आपने ही विल अलाउ हर अलाउ किया तो आपने यहां 2+ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। ही विल अलाउ हर टू गो देयर, वो उसे वहां जाने देगा, ठीक है बेटा। इसी सेम आप लेट से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। लेट से जब आप बनाओगे तो आप क्या बनाओगे? ही विल लेट हर गो देयर। टू गो देयर नहीं बेटा, अब आ जाएगा ही विल लेट हर गो देयर। ही विल लेट हर गो देयर। ही विल लेट हर गो देयर, ठीक है। वेरी गुड। ही विल अलाउ हर टू गो देयर और यहां पर आ जाएगा ही विल लेट हर गो देयर। ही विल लेट हर गो देयर। ही विल लेट हर गो देयर, ये आ जाएगा। आसान हो गया ना काम? बस बेटा ये फर्क है। पेपर में क्या एरर देगा? पेपर में यहां टू गो लिख देगा जो कि अपने आप में गलत होगा। पेपर में यहां गो लिख देगा जो कि अपने आप में गलत होगा, ठीक है। तो लेट तो बहुत प्यारी सी वर्ब है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल। ऐसे नहीं बोल देते आप अलाउ हिम टू डू इट। टू डू इट बोलोगे, हाँ,
और अगर लेट से बनाओगे तो क्या बोलोगे बेटा? लेट हिम डू इट, लेट हिम डू इट, अलाउ हिम टू डू इट, उसे ये करने के लिए अलाउ कर दीजिए। और ये होता है डायरेक्ट वे, लेट हिम डू इट, उसे ये करने दो, है ना। ये चीज याद रखिए। तो दोनों का मतलब सेम है, बस वे ऑफ टॉकिंग में फर्क आ जाता है। करो बेटा कॉपी। तो ये लेट और मेक मतलब लेट और अलाउ में आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा। ठीक है, चलो बेटा आइए अब अगली वर्ब की बात करते हैं। और अगली वर्ब के बारे में अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूं तो मेरे मित्रगण जरा ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनिएगा अगली बात को, ठीक है। तो हम अगर इस बात में, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बेटा हमें एक प्यारी सी चीज नजर आती है। वो चीज है हमारे पास कॉजेटिव वर्ब हेल्प। हेल्प वर्ब मैं आपको बाद में भी सिखाऊंगा, एज अ कॉजेटिव वर्ब भी अब आपको इसको ध्यान से सीखना होगा। हेल्प बेटा, एक हेल्प दो तरीके से यूज होती है। हेल्प का आप जब आप यूज करते हैं, हाँ, तो हेल्प में क्या होता है, जब आप मदद के बारे में बात करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉजिटिव वर्ब है बेटा। इंटरेस्टिंग से क्या पॉजिटिव वर्ब है मेरे पुत्र, कि मदद जब आपको कोई काम करने में करता है तो आप काम खुद नहीं करते ना अपना। मैंने बोला भाई ये काम आपने किया है, ये काम आपने किया है, आपने बोला नहीं मेरे भाई ने मेरी मदद की है। तो हेल्प को भी किस में कंसीडर कर लिया गया बेटा? पॉजिटिव वर्ब में कंसीडर कर लिया गया। हेल्प को भी किस में कन्वर्ट कर लिया गया? पॉजिटिव वर्ब में कंसीडर कर लिया गया। कहता है हाँ यार ये बात भी सही है। तो आज मैं आपको एक प्यारी सी इंग्लिश बनानी सिखाता हूं, आपको बहुत अजीब लगेगी पर वो सही होगी। क्या? मेरे भाई ने मेरी मदद की थी मेरा काम करने के लिए, मेरा काम करने के लिए मेरे भाई ने मेरी मदद की थी। आज इसकी इंग्लिश बनानी सिखाता हूं मेरे पुत्र आपको। देखो आप बोलोगे माई ब्रदर हेल्प्ड मी, माई ब्रदर हेल्प्ड मी, मेरे भाई ने मेरी मदद की थी। माई ब्रदर हेल्प्ड मी, हाँ, डू माई वर्क। ओहो, आ गया ना इंटरेस्टिंग मजा। तो बेटा ये चीज दिखाता है कंप्लीट एक्शन को। मतलब जैसे ही आपने एग्जाम में हेल्प देखी तो आपको उसके साथ भी क्या करता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आपको लगी आती है नजर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बेटा बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है मेरे बच्चे जो उस कंप्लीट प्रोसेस को समझा दे। माई ब्रदर हेल्प मी डू माई वर्क, मेरा काम करने में मेरे भाई ने मेरी मदद की थी, मतलब कंप्लीट मदद की। हो गया ना। तो काम तुमने खुद कहां किया, तुम्हारे भाई ने भी मदद की है तुम्हारी। तो भाई साहब मेरे काम करने में मेरे भाई ने मेरी मदद की थी। माई ब्रदर हेल्प मी डू माई वर्क। तो यहां डू कमांड को नहीं दिखाता बेटा, यहां डू बेस फॉर्म है, उस कमांड को ना दिखा के कंप्लीट प्रोसेस को दिखाती है। कंप्लीट प्रोसेस को दिखाती है, जो भी उस काम करने की वो कंप्लीट प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो एक बात बताओ। हाँ एक और बनाना, एक और आंसर करना, ठीक है, एक और आंसर करना। शिवम मेरी मदद करेगा मेरी गाड़ी धोने में। शिवम मेरी मदद करेगा मेरी गाड़ी धोने में। इंग्लिश बनाना बेटा, शिवम मेरी मदद करेगा
मेरी गाड़ी धोने में। शिवम मेरी मदद करेगा मेरी गाड़ी धोने में। बनाना इंग्लिश। शिवम मेरी मदद करेगा मेरी गाड़ी धोने में। शिवम मेरी मदद करेगा मेरी गाड़ी धोने में। तो आप क्या बोलोगे? शिवम विल हेल्प मी। शिवम विल हेल्प मी वॉश माई कार। शिवम विल हेल्प मी वॉश माई कार। शिवम विल हेल्प मी वॉश माई कार। शिवम मेरी मदद करेगा। करी थी तो हेल्प होता ना बेटा, करेगा तो विल हेल्प हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। बताओ ये हेल्प पॉजिटिव वर्ब थी यार। नन्ही सी, अरे मुन्नी सी, अरे छोटू सी, क्या फता गई। ये तो बड़ा ही आसान है बेटा। शिवम विल हेल्प मी वॉश माई कार। आया जी मजा? ये थी बेटा हेल्प पॉजिटिव वर्ब। सो फाइनली 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 मेहरबान कदरदान, आपको जानकर बेहद खुशी होगी हमारी पॉजिटिव वर्ब भी टाइप खत्म हुआ। तो बेटा वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हमने कर ली, उसमें से एक और पॉजिटिव वर्ब टाइप भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब हम मेरे पुत्र, हाँ टू वॉश भी हो सकता है, बाद में सिखाऊंगा बेटा। टू वॉश भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं पॉजिटिव वर्ब का यूज सिखा रहा था। ठीक है, हेल्प बाद में भी मैं कराऊंगा आपको। तो अब हम सीखेंगे बेटा वर्ब का अगला पार्ट। वर्ब का अगला पार्ट, वर्ब का जो अगला पार्ट यानी कि अगली टाइप की जो वर्ब है बेटा, वो मैं आपको करा रहा हूं ट्रांजिटिव वर्ब। फिर कराऊंगा मेरे बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो पॉजिटिव वर्ब में अब आपसे गलतियां नहीं होगी। अब जो मैं आपको करा रहा हूं वो करा रहा हूं बेटा अगली टाइप की वर्ब, और आप इसकी हेडिंग लिख लीजिएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप बोलोगे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं सर, कैसे इस्तेमाल होती है, इनको अब हम सीखेंगे। क्या वर्ब लिखी बेटा मैंने? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को इधर समझिए। भाई अब तक आप क्या सीखते थे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जब आप उन ट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, जब आप उन ट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, तो उस वर्ब का आप ऑब्जेक्ट पाते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो उस वर्ब के बाद क्या आ जाता है बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो बेटा उस वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, वो कोई भी वर्ब हो सकती है जिसका भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वर्ब हो सकती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है उसके बाद आप उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखते हो जो उस वर्ब को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि बेटा आपने खाया था, क्या खाया था? आपने खाया था, क्या खाया था? रिप्लाई ऑफ व्हाट? क्या खरीदा था, क्या खाया था, क्या धोया था, क्या पहना था? हाँ, किससे मिले थे? इंसान हो तो क्या आ जाता है? होम। तो होम का रिप्लाई, या मेरे बच्चे हु का उसका व्हाट का रिप्लाई अपने आप में होता है बेटा ऑब्जेक्ट। कहां गए थे? ये नहीं, ये तो एडवर्ब हो जाएगी बेटा। कहां गए थे, ये तो एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। कहां गए थे, ये तो एडवर्ब हो जाएगी। कहां गए थे, ये तो क्या हो जाएगी बेटा? एडवर्ब हो जाएगी, जिसको आप बोलोगे एक एडवर्ब फैक्टर बन जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या खाया था, क्या खरीदा था, क्या पेंट किया था, क्या वॉश किया था, क्या क्लीन किया था, क्या पढ़ा था, हाँ, किससे मिले थे, किसको जानते हो, ये सब चीजें अपने आप में बन जाती हैं बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हम देखें ना मेरे बच्चे, वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है मेरे पुत्र, और वर्ब का ऑब्जेक्ट या क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। बेटा ऑब्जेक्ट दो ही तो चीजें हो सकती हैं, या तो नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, चलो रेड कर लेते हैं इस कलर को, या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। बात मानते हो मेरे दोस्त? या तो नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकता है। ठीक है बेटा,
तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने लगा बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आप पाओगे, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये होते हैं, ठीक है, या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। तो ऐसी वर्ब्स को आप क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी वर्ब्स को आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉन्सेप्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। चलो सीखते हैं जरा ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना। तो हमने क्या देखा बेटा? जैसे मैंने बोला ही एट एन एप्पल। अब मुझे बताओ बेटा, ही एट व्हाट? व्हाट का रिप्लाई आएगा ना बच्चे? हाँ बताओ, ही एट व्हाट? तो आपने बोला एन एप्पल। इसका मतलब ये जो एन एप्पल है ये इसका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। क्यों? व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना, ही एट व्हाट, ये इसका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब होगी बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी लिख दूं, ट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब एट कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बोला बेटा ही बॉट सम बुक्स। उसने कुछ किताबें खरीदी थी। ही बॉट सम बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीदी थी। तो आप बोलोगे बेटा ही बॉट व्हाट? सम बुक्स। यानी कि ये जो बॉट वर्ब है बेटा, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सम बुक्स। तो जो ये बॉट है ये अपने आप में क्या हो गई बेटा? ट्रांजिटिव। अपने आप में क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ही बॉट सम बुक्स, ठीक। चलो आगे बढ़िए। तो ही बॉट सम बुक्स, बॉट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, सम बुक्स हो गया बेटा उसका ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब पहचानना आसान हुआ। पहला कॉन्सेप्ट है, कॉपी करो फिर अगली बात क्या। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। अब आगे समझते हैं। तो ये पहला बेटा ट्रांजिटिव वर्ब इतना छोटा नहीं है, छोटे छोटे एग्जांपल मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको कराता चलूंगा। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आया और इस ऑब्जेक्ट में हमने ये चीज को समझने की कोशिश की कि हाँ ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब आप उसे एक्सप्लेन करते हो। चलो एक और देख लो। अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही नोज हर, ही नोज हर, ही नोज हुम, किसको जानता है? वो हर को जानता है। तो ये बेटा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब नोज भी अपने आप में कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, बट इससे सारी क्लैरिटी नहीं आएगी कि आप ट्रांजिटिव वर्ब को एकदम कंफर्टेबल लेवल पे पहचान ले। नहीं बेटा, ये सिर्फ इसका पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ही नोज हुम, हुम इंसान के लिए क्या बोलोगे बेटा? हुम। समझ आया बंधु? अब बात करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट। देखो आपको एक बात बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ी प्यारी सी कहानी होती है। क्या? इसके कई रूप होते हैं। रूप का मतलब क्या है? अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप देखते हो बेटा कई बार ऑब्जेक्ट, आपने बोला ठीक है, हाँ, और ऐसे देखो इसको, और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद देखते हो हाँ ओनली वन ऑब्जेक्ट, केवल एक ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देखते हो, दो ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देखते हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो देख रहे हो वो क्या होता है बेटा? उस वर्ब को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या देखते हो? ओनली वन ऑब्जेक्ट।
और जो इसे क्या करता है बेटा, डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है। डायरेक्ट एक्सप्लेन करेगा। हाँ, इसीलिए बेटा इस ऑब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लिया जाता है। अभी थोड़ी देर में इनडायरेक्ट भी समझो। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, जो वर्ब से एकदम डायरेक्ट रिलेट होता है। डायरेक्ट रिलेट होता है। सर कैसे, मतलब डायरेक्ट रिलेट होता है, क्या मतलब होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, अभी वही बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद केवल एक ऑब्जेक्ट है बेटा, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो उससे डायरेक्ट रिलेट करेगा। ठीक है, अभी दो ऑब्जेक्ट की कहानी बताऊं। जैसे अभी अभी जब हमने ये लिखा ही पेंटेड, सपोज करो हमने लिखा ही पेंटेड, उसने पेंट की थी हिज चेयर, उसने पेंट की थी अपनी चेयर। अब बताओ बेटा, पेंटेड ट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ। उसने पेंट की थी क्या, अपनी कुर्सी। उसने अपनी कुर्सी पेंट की थी। पेंट की क्या की, तो बेटा पेंट और चेयर का डायरेक्ट कनेक्शन है बेटा। पेंट और चेयर का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। पेंट की है, कुर्सी की है, डायरेक्ट कनेक्शन। इसीलिए इस हिज चेयर को अब मैं ऑब्जेक्ट ना बोलकर एक और प्यारी चीज सीख गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूंगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कैसे आप करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सप्लेन करेगा कैसे करता है। तो ही पेंटेड हिज चेयर, उसने अपनी कुर्सी पेंट की थी। तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिखेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ दे, जैसे ही पेंटेड हिज कार एंड चेयर। ऐसा भी हो सकता, बात बराबर है बेटा। हो सकता आप एंड से जोड़ दो, जैसे ही पेंटेड हिज टेबल एंड चेयर, उसने अपनी कुर्सी और जो है टेबल पेंट की थी। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, है अब भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आपने किससे जोड़ दिया, एंड से। क्यों, क्या पेंट की, टेबल, क्या पेंट की, चेयर, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोनों। एंड कंजंक्शन से आपने जोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये तो हुई बात। मतलब ये नहीं कह सकते आप यहां दो ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, दो चीजों को पेंट किया है बस, तो दोनों ही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, एक तो सिचुएशन होती है। तो इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझा दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको समझाता। ठीक है, पक्का। चल अब ध्यान से सुनेगा अगली बात को। तो बेटा ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, क्या खरीदा, क्या खाया, क्या पेंट किया, क्या क्लीन किया। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे सुनिए। अब अगला कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में मैं कहानियां बांट रहा हूं बेटा आपकी। कई बार क्या होता है कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब तो दिखती है, आपको ट्रांजिटिव वर्ब तो दिखती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई भी आपको दिख जाएगी। हेलो, अब चल गई बेटा क्लास वापसी। हाँ, इंटरनेट एक बार फ्लक्चुएट कर गया था, इंटरनेट रुक गया था, अब चल गई ना वापस क्लास। इंटरनेट रुक गया था। हाँ अब ठीक है, अब वापस लाइव हो। हाँ अब ठीक है बेटा क्लास, बहुत अच्छा बच्चा है भाई। चलो वापसी हम लाइव हैं बेटा। तो हम देख रहे थे, मैंने आपको ये बता दिया, यहां तक तो नेट नहीं रुका था बेटा। मैंने आपको ये बता दिया था कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ओनली एक ऑब्जेक्ट लेगी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा, कि उस वर्ब को वो डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अब बात करते हैं बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट की, दोनों की। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नजर आए, हाँ,
तो अब ऑब्जेक्ट के भी बेटा होते हैं टाइप्स। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा, जिसको मैंने अभी अभी आपको बता दिया, अभी अभी मैंने जिसको आपको समझा दिया। और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओ हो, अब देखना है बेटा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और आपने हमें सिखाया सर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे आता है आपने बताया कि वो डायरेक्ट रिलेट करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अभी आपको फिर इनके फॉर्मेट भी बताऊंगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मेरे बच्चे इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। ठीक है, ये होता है बेटा। अब डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था बेटा, डायरेक्टली रिलेटेड। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड। कैसे पहचाने सर, मैं बताता हूं बेटा कैसे पहचाने, आराम से पहचानना आएगा आपको। देखो, जो वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करता है, एकदम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल सो, जैसे मैंने लिखा बेटा, ही बॉट, ही बॉट अ चेयर, उसने कुर्सी खरीदी फॉर मोहित, मोहित के लिए। उसने कुर्सी खरीदी मोहित के लिए। अब एक बात आप खुद से सोच के देखो बेटा, उसने एक कुर्सी खरीदी बेटा, उसने खरीदा क्या, मोहित के लिए खरीदा। अरे मोहित के लिए खरीदा अलग बात है, खरीदा क्या, खरीदा क्या। तो आपने बोला सर कुर्सी खरीदी, तो बेटा खरीदने का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मोहित लग रहा है, ना 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 ना, खरीदा मोहित थोड़ा ना खरीदा है, मोहित के लिए खरीदी है कुर्सी। तो कुर्सी खरीदी जो है, वो जो चेयर है बेटा, ये आपको लगेगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बेटा जो मोहित है ना, वो बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो तो वर्ब से इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है। किसकी हेल्प से, प्रेपोजिशन की हेल्प से। तो पुत्र ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कुर्सी पेंट की तेरे लिए, तो किसके लिए वो अलग बात है। तो ही बॉट अ चेयर फॉर मोहित, ही बॉट अ चेयर फॉर मोहित, तो उसने कुर्सी मोहित के लिए खरीदी। तो खरीदा क्या, कुर्सी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए खरीदी, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। चलो अब एक एग्जांपल और लिखते हैं, फिर मुझे आप खुद बताइएगा कौन क्या है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलो एक एग्जांपल और देखो। मैंने बोला बेटा ही गेव, उसी के नीचे लिखना बेटा एग्जांपल आपने, ही गेव, हाँ, ही गेव अ पेन, या ऐसे कर लेते हैं, ही गेव सम पेन्स, हाँ, टू रानी। he gave some pens to रानी, he gave some pens to रानी। बताओ बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। उसने दिए, क्या दिया, पेन दिए बेटा। किसको दिए, वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना, वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दिए क्या, पेन दिए, तो ही गेव सम पेन्स, ये अपने आप में हुआ बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिए, रानी को दिए, ये हो गया बेटा इनडायरेक्ट। ये कहानी है जो मस्त है। तो आपको पता चल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। आ जाओ बेटा, मैंने बोला मेरे पुत्र आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू देम, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश टू देम, तो बेटा आई टीच क्या, इंग्लिश, आई टीच क्या, इंग्लिश, तो इंग्लिश हुआ बेटा डायरेक्ट। टू देम, देम हुआ बेटा इनडायरेक्ट। मजा आ गया, आसान हो गया अब तो पहचानना। ठीक है, तो ये हुई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कहानी।
ठीक है बेटा, देखो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब सिस्टम क्या है कि कई बार बच्चा सोचता है इसका मतलब सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ऐसे ही होता है क्या? अब इसमें हम पहले कहानी में देखते हैं ट्विस्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। रोल ऑफ अ प्रपोजिशन, कि भाई प्रपोजिशन का क्या कनेक्शन है इसमें। प्रपोजिशन आप देख रहे हैं ना, परेशान कर रही है, प्रपोजिशन परेशान करेगी। तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्रपोजिशन का यहां बहुत बड़ा रोल है, प्रपोजिशन का यहां बहुत बड़ा रोल। जब आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं प्लस प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप लिखते हैं, हाँ, अगर उसके तुरंत बाद, हाँ, तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, कभी भी प्रपोजिशन प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वी कैन नॉट यूज प्रपोजिशन फॉर एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक मैं इसको लिख देता हूं नीचे नोट बना के, एक सेकेंड रुको बेटा। नोट बनाने से पहले फॉर्मेट में भी चेंजेस आएंगे ना, तो आप अभी कॉपी मत करो बेटा, ठीक है? अभी कॉपी मत करो, ठीक है? पहले मुझे समझाने दो। तो क्या करोगे आप, नो नीड टू यूज अ preposition, नो नीड टू यूज अ preposition बिफोर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी preposition यूज करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेटेड होता है वर्ब से। जब वो ऑलरेडी रिलेटेड होता है वर्ब से, तो preposition आपको जरूरत ही नहीं है यूज करने की। तो इसीलिए बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप क्या लिखते हो, एकदम से डायरेक्ट लिख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? प्लस, लेकिन अब दिक्कत पता है क्या हुई, आप उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, बट यार वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर रिलेट कैसे कर लोगे भाई? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से तो दूर हो गया, उसके पास तो यहां भी नाउन प्रोनाउन फंस गया, यहां भी नाउन प्रोनाउन, अब ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे नहीं। इसलिए हमें यहां जरूरत पड़ती है प्रपोजिशन की, इसलिए हमें यहां जरूरत पड़ती है प्रपोजिशन की, ताकि ये और ये आपस में रिलेट हो जाए। ये फॉर्मेट आप देखते चल रहे हो, अभी तक आपने ये फॉर्मेट देखा, मेरे पास देख रहे हो। ही गेव सम पेन्स टू रानी, आई टीच इंग्लिश टू देम, ठीक है? ये आप कहानी देख रहे हो। कॉपी करने से मना किया मैंने, ठीक है ना? कॉपी नहीं करने है, क्योंकि यहां चीजें चेंज होंगी। जैसे बेटा मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू देम, आई टीच इंग्लिश टू देम। बेटा आप ऐसे नहीं लिख सकते आई टीच इंग्लिश देम, आई टीच इंग्लिश देम टू देम, ठीक है? आई टीच इंग्लिश टू देम। तो ट्रांजिटिव ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, डन। लेकिन आपके पास हमेशा याद रखिएगा एक चॉइस रहेगी, और हमेशा याद रखिएगा आपके पास एक चॉइस रहेगी। पता है क्या? कुछ ऐसा कर कमाल। क्या करे कमाल? बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के नजदीक लिख दे, मतलब वर्ब के तुरंत बाद लिख दे। आई टीच देम, आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं क्या? इंग्लिश। आई टीच देम इंग्लिश। बेटा दोनों सही हैं, यही था और का कमाल। आई टीच देम इंग्लिश, आई टीच देम इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू देम। तो हुआ क्या पंगा कि बेटा जब आप वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत लिख देना, तो फिर वो प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म कर लेता है, क्योंकि दोनों तुरंत साथ साथ बोल लिए जाते हैं। इससे पहले वैसे ही प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसके नजदीक आ गया, ये भी प्रेपोजिशन के बगैर काम चला गया। तो आई टीच देम इंग्लिश। इसीलिए एक और फॉर्मेट आप कर सकते हो, आप ट्रांजिटिव वर्ब लिख दो बेटा, हाँ, और उसके बाद प्लस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ले आओ, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेपोजिशन की, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वर्ब से कनेक्टेड है ही, तो वो प्रेपोजिशन मांगेगा नहीं। तो ऐसे में आप प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट खत्म कर देते। तो आज के बाद याद रखिएगा, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो एक ही सेंटेंस को आप दो तरीके से लिख पाओगे।
हमेशा। देखो बाकी भी एग्जाम्पल दूंगा, तो आप बोलो आई टीच इंग्लिश टू देम, या आई टीच देम इंग्लिश, आई टीच देम इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल सुनो, देखो मैंने बोला ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव अ बुक टू मी। हाँ बेटा चेंज करो मतलब और, एक और तरीके से लिखना इसको, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। ठीक है, तो क्या बना, ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव मी अ बुक। तो आप यहां पर ये भी कर पा रहे हैं, ही गेव मी अ बुक, ही गेव अ बुक टू मी, और ही गेव मी अ बुक, दोनों के दोनों सही है ना। हमेशा आप ये लिख पाओगे। तो बेटा ये याद रखिएगा, रोल ऑफ प्रपोजिशन। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कभी आएगी नहीं, इनडायरेक्ट से पहले तब आएगी जब वो बाद में, वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा तो जरूरत नहीं है ना। इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। करो कॉपी, फिर अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ शैतान, अब कर लो आराम से कॉपी। तो भाई ये है इसकी कहानी।
हो गया जी कॉपी, डन, वेरी गुड। चलो जी भाई जी, अब आगे देखते हैं। देखो अब अगले कॉन्सेप्ट को सीखेगा। तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किस फॉर्मेट में होंगे वो आपको पता चल गया। बस बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, हाँ, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर। बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ ना तो सेंटेंस हो जाएगा गलत 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 गलत। ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर टू कंप्लीट द सेंस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर, ऐसे लिखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर टू कंप्लीट द सेंस। सेंस को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां जरूर होना चाहिए। इनडायरेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो आपको ये बात मैं एक बार लिख के समझाता। देखो बेटा, मैंने बोला he told me that, he told me that he taught, चलो ऐसा कर लो, he told me that he bought, और यही सेंटेंस खत्म कर दो। क्या बकवास है। he told me that he bought, उसने मुझे बताया था कि उसने खरीदा था, खरीदा था। तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये कंप्लीट सेंस है मेरे पुत्र? क्या ये कंप्लीट सेंस है मेरे पुत्र? कोई सेंस नहीं। तो ये सेंटेंस हुआ इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है। चलो, तुमने बड़ा दिल करके यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, जैसे he told me that, he told me that he bought, हाँ, तुमने यहां तक लिखा he told me that he bought for her, मैंने ये बोल दिया he told me that he bought for her। अरे he bought for her, अब फिर से गलती भाई, खरीदा क्या? ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने से क्या सेंस कंप्लीट हो गई? नहीं, अब भी गलत, अब भी गलत। अरे क्या खरीदा वो तो बताओ, नॉनसेंस है यार। तो बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा खरपतवार है, आ जाएगा ठीक है, नहीं आ जाएगा ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब अगर आ रही है और सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा आपको, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कमी होगी ना बेटा, पेपर में गलत हो जाएगा, पेपर में गलत हो जाएगा। अगर हमने ये बोल दिया he told me that he bought a book for her, हाँ अब ठीक है यार, या he bought something for her, अब ठीक है। for her हट सकता है, हर हट सकता है, किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हट सकता बेटा, ठीक है, ये एरर है। तो सेंटेंस की कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। चल नेक्स्ट देखो, मैंने बोला द बॉस ऑर्डर्ड टू फायर हिम, बट आई कुड नॉट डू दैट, बट आई कुड नॉट डू दैट, मैं उसे नहीं कर सकता। अब बेटे सेंटेंस को पढ़ो, एक सेंटेंस है या यहां दो सेंटेंस है? बताओ बेटा, एक सेंटेंस है या दो सेंटेंस है? एक सेंटेंस है या दो सेंटेंस? द बॉस ऑर्डर्ड टू फायर हिम, बॉस ने उसे ऑर्डर दिया निकाल दो, पर मैं नहीं कर सकता था वो चीज। बताओ एक सेंटेंस है, दो? दो सेंटेंस है। क्या दोनों आपस में रिलेटेड है बेटा? रिलेटेड ही नहीं। मतलब अरे भाई तू कहां से टपक गया एकदम। जैसे कोई तुम्हारे सामने बोले बेटा बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया उसे निकाल, बॉस ने ऑर्डर दिया उसे निकाल दो, पर मैं नहीं निकाल सकता। मैं नहीं, अभी तेरे को कब बोला बॉस ने? तो मतलब तुझे बोला होगा ना बेटा,
तुझे बोला होगा ना उसे निकालने। हाँ, तो यहां तू अपना जिक्र तो कर ताकि ये सेंटेंस उससे रिलेट हो पाए। नहीं तो रिलेट ही नहीं, तू कहां से टपक गया भाई एकदम। बॉस ने ऑर्डर दिया उसे निकाल दे, पर मैं नहीं निकाल सकता। तो भाई मेरे लॉजिकल सेंस तब बनेगी बेटा जब तू यहां मी लिखे। द बॉस ऑर्डर्ड मी टू फायर हिम, बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया कि उसे निकाल दो, पर मैं नहीं निकाल सकता था। ये चीज लॉजिकल समझ आती। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बेटा। चलो एक और देखो, मैंने बोला आई रिक्वेस्टेड टू आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, हाँ, बट ही टर्न अ डीफ ईयर टू मी, मतलब बहरा कान, मतलब अनसुना कर दिया मुझे। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसा दे दो यार, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ पैसा दे दो, हाँ, परंतु उसने बहरा कान की तरह, मतलब परंतु उसने मुझे अनसुना कर दिया। ये है टेक्निकली मीनिंग तो, परंतु उसने अनसुना कर दिया। एक बात बता बेटा, तूने रिक्वेस्ट किससे की होगी भाई? तूने रिक्वेस्ट किससे की होगी बेटा? तूने रिक्वेस्ट किससे की होगी? उसी से की होगी ना, हिम से। तो भाई ये तो रिलेट ही नहीं हो रहा इससे, तो यहां लिख तो सही बेटा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी सम मनी, तभी तो ये रिलेट होगा ना उससे। बहुत बढ़िया बेटा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी सम, आई ना मजेदार कहानी। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब पे इस तरीके से एरर आते बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब पे ऐसे एरर आपको पेपर में दिखाई देते। तो मुझे ऑर्डर दिया, हाँ, तो बेटा मैं ही रिलेट कर गया उस वर्ब से फिर तो अब कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो ट्रांजिटिव अब तो पक्का समझ आ गई बेटा। देख लो बच्चों की तरह समझाइए बेटा मैंने तुम्हें कैसे। देखो पहले तुम्हें बच्चों की तरह बताया बेटा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट लेती है। फिर तुम्हें बताया बेटा ऑब्जेक्ट एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो एक ही ऑब्जेक्ट लेगी, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। फिर बताइए बेटा मैंने ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। फिर बताइए बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्मेट क्या होते हैं, प्रेपोजिशन कैसे यूज होते। फिर बताया कि प्रेपोजिशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट जरूरी होता है, इनडायरेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपस में सेंटेंस अगर रिलेट करे ना, तो रिलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाती है। एक एक कदम चला के। ठीक है, आगे चलिए बेटा। अब कहानी आती है टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, ये करेंगे बेटा हम कर टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, तब जाके ट्रांजिटिव वर्ब खत्म हो। मजा आया ना ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ने में? तो अब हम करेंगे बेटा कल टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो और ढेर सारी मेहनत करते रहो। ठीक है, और YouTube पर अभी 1:30 तक एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी, उसको देखते रहो और मोटिवेशन मिलेगा, फिर पढ़ने बैठ जाओ। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।